नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से अब जब वापस आ रहे हैं तो जाने से पहले उन्होंने अपील की थी कि आप लोग पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए और बचाइए, बचत करिए इन सब चीज़ों की, खाने के तेल की भी खपत कम करिए। लेकिन जब वो लौटेंगे तो यहाँ पर उनको सड़कों पर खड़े ट्रक और तमाम टैक्सियां दिखाई पड़ेंगी, यानी लोगों ने चलाना ही बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि इस दौरान यात्रा के दौरान हफ्ते भर के भीतर 2 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं और अभी कहा जा रहा है कि ये बढ़ोतरी किस्तों में हो रही है, यानी आगे भी अभी होती रहेगी। इसके खिलाफ देश भर में आज तमाम जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक चालक हैं, वो अपना उन्होंने सड़कों पर जाम कर दिया है, अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है, हड़ताल कर दी है। और दूसरी तरफ सड़कों पर युवाओं को भी उतरना पड़ा है। नीट परीक्षा को लेकर देश के तमाम हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कैबिनेट की महत्वपूर्ण आज बैठक भी होनी है और इस बैठक में क्या कुछ होना है उस पर भी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट में बड़े पैमाने पर रीशफल भी हो सकते हैं, यानी कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं और कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कहां से मंत्री बनेंगे और कौन बन सकते हैं, इन संभावनाओं पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जिस तरह से सड़कें थमी हुई है और महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ टैक्सी वालों को, ट्रक चालकों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, हड़ताल करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री के कहने के बाद, अपील के बाद उनके तमाम जो समर्थक हैं वो साइकिलों पर चलकर अपनी तस्वीरें तो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसकी मार जिनके ऊपर पड़ रही है उनको पूरी तरीके से अपनी गाड़ियों को ठप कर देना पड़ा है। तो अविनाश जी, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज जब कैबिनेट की बैठक करेंगे और यहाँ जब आए होंगे तो उनको दिखाई पड़ा होगा कि अपील तो हम कह के गए थे कि आप लोग इस्तेमाल कम करिए और यहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ही खड़ी कर दी हैं। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने एक तो अपील की कि भाई कम से कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, हफ्ते भर में 2 बार बढ़ा चुके हैं और उसके बाद अब ग्रीन टैक्स भी लगा दिया है। BS4 के नाम पर तमाम ट्रक ऑपरेटरों की गाड़ियां साइड करवा दी गई हैं। यानी कोशिश यही आप कर रहे थे कि भाई लोग सड़क पर अपनी गाड़ी लेके ही ना आए और किराया वो बढ़ा नहीं सकते। अब किराया नहीं बढ़ाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान, आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको किराया नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। तो साफ है भाई, नुकसान उठाकर कोई कितना काम कर पाएगा कि भाई आपको ये डर लग रहा है कि यदि किराया बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर आपको फिर बताने में होगा कि भाई ये महंगाई वैसे भी जो पिछली बार, जो पिछले साल इसी महीने जो थोक महंगाई दर जब के आंकड़े जारी हुए, वो जो 3% के आसपास रहती थी वो अब 9% के करीब पहुंच गई है। तो अब थोक महंगाई दर यदि 3 गुना बढ़ी है तो आप मान के चलिएगा कि खुदरा महंगाई दर में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी। और अब अगर ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है तो ये कहाँ जाएगी, ये डबल फिगर तक भी पहुंच सकती है। तो हाथ पैर सरकार के फूले हुए हैं कि भाई हमारी जो रणनीति है, जबकि राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार जिस दिन से पश्चिमी एशिया में जंग शुरू हुई थी तभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि सरकार के पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। लेकिन तब तो आप चुनाव प्रचार में बिजी थे, आपको सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा था और जब चुनाव खत्म हो गया तब आपको पता चला कि जमीन तो नीचे से खिसक चुकी है। और अब आप कह रहे हैं कि भाई आपसे गाड़ियां मत चलाइए, घर पर रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। भाई हालत ये हो गई की अपील आप कर रहे हैं और चुनाव, यहाँ पर चुनाव का इंतजार कर रहे थे। यहाँ आपसे पहले ही मांग की जा रही थी, विपक्ष मांग कर रहा था कि खाड़ी युद्ध के दौरान वहाँ जिस तरीके से पूरी दुनिया में तेल संकट इस समय गहराया हुआ है उस पर चर्चा की जानी चाहिए कि भारत की तैयारियां कैसी हैं। चूंकि भारत का 90% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट होता है और उन्हीं जगहों से इंपोर्ट होता है जहाँ पर ये पूरा लड़ाई चल रही है, यानी पश्चिम एशिया में, खाड़ी के देशों में। उस समय कोई चर्चा नहीं हुई, चुनाव होते हैं और चुनाव को लेकर भी जो खासतौर पर जिस राज्य के चुनाव की सबसे ज़्यादा चर्चा थी अविनाश जी, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के चुनाव कैसे हुए हैं उस पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा तरीन खुलासों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक सीट पर वहाँ आज दोबारा मतदान भी हो रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर उस समय मतदान वहाँ कैंसिल कर दिया गया था।
था, लेकिन उन चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन भी लगातार सवालों के घेरे में है। पर इन सब चीजों के बीच सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्यशैली है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां नीट परीक्षा के को रद्द करना, वहां पर पेपर लीक होना, फिर से परीक्षा कराया जाना, और यही क्रम पिछले कई साल से लगातार हो रहा है। उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए युवा लोग हैं। एक बार देखते हैं उनको, किस तरह से वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है, चाहते क्या है। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो, पेपर लीक बंद करो। इन नौजवानों को समझा है एक को काज आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे भाइयों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। तो ये प्रदर्शन हो रहे हैं जयपुर में, देश के तमाम शहरों में जो नीट के छात्र हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे युवा हैं। इस परीक्षा को लेकर वो उनके भीतर नाराज़गी है, क्योंकि यही एकमात्र परीक्षा नहीं है। पिछले 10-12 साल में अब दर्जनों परीक्षाएं, लगभग 90 परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं और वो लीक हो चुकी हैं पेपर वहाँ पर, यानी उसमें पूरी जो धांधली की शिकायतें आ रही हैं उनकी वजह से सरकार रोकने में नाकाम है। और जो एजेंसी परीक्षा करा रही है उसको सरकार के मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी लग रहा है सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ती जा रही है। अविनाश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो क्लीन चिट दे रहे हैं उनसे ही इस्तीफा मांगा जा रहा है कि भाई शिक्षा मंत्री हैं आप, और आपके रहते हुए धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। 90 पेपर जो लीक हुए हैं वो तो सरकार मान रही है। इसके अलावा कई पेपर और भी लीक हुए हैं जिसकी जानकारी मीडिया में एक तो बाद में सामने आई है, और जब बाद में सामने आई तो सरकार ने अब सीधा सीधा कह दिया कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसको पूरी तरीके से लिपापोती कर दी गई है। अब जो नीट का मुद्दा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि भाई जो गेस्ट पेपर बांटा गया, कि जैसे उसमें जो सवाल थे जो मुख्य परीक्षा में आए हैं उससे ज़्यादा सवाल दिए गए थे। कि जैसे केमिस्ट्री में 104 सवाल, जो पीडीएफ जो लीक हुई है उसमें 104 सवाल थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में उसमें से 45 सवाल आए थे। लेकिन सवाल वही थे जो परीक्षा में पूछे गए। आमतौर पर ऐसा कोई गेस्ट पेपर नहीं बनता है कि आपको कोई गेस्ट पेपर दे और पूरा का पूरा 100% उस गेस्ट पेपर में से पेपर में फंस जाए। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि गेस्ट पेपर से ही क्या पेपर बनाया गया था। और दूसरा, अब जांच में एक और बड़ी बात सामने आई है कि आमतौर पर जब पेपर बनाया जाता है तो बैकअप प्लान भी तैयार रहता है कि कहीं ये पेपर लीक हो गया तो उसकी जगह हम दूसरा पेपर का सेट तुरंत ही जारी कर सकें। तो जो बैकअप पेपर तैयार किए गए थे, अब ये कहा जा रहा है कि जो 104 क्वेश्चन, जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री में बताया 104 क्वेश्चन थे, उस बैकअप पेपर के उसमें क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो पेपर माफिया है, जिसने पेपर लीक किए हैं, उनके पास में जो एनटीए का जो नीट का जो पेपर था उसका बैकअप पेपर भी उनके पास मौजूद था। अगर दूसरा पेपर भी आता तब भी उन छात्रों के उतने ही मार्क्स आते जिन्होंने 25 लाख 30 लाख जितने भी पेपर खरीदा है, जितने मार्क्स उनके अभी आए हैं उतने ही मार्क्स उनके तब भी आते, क्योंकि उन्हें मुख्य पेपर और बैकअप पेपर जो भी एनटीए के पास में मौजूद था, नीट का पेपर था, वो सारा के सारे पेपर पहले से ही गेस्ट पेपर के नाम पर पहुंचा दिए गए थे कि आप चिंता मत कीजिएगा, पेपर लीक भी होगा तब भी आपको पेपर मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो 21 तारीख को पेपर हो रहा है, क्या वो बैकअप पेपर से ही आ रहा है क्या? अगर वहीं से आ रहा है तो भाई पेपर कराने की जरूरत ही नहीं है। क्या है इसका मतलब? पहले से ही लीक है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आपने जो कही कि यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है और उनको वो सिस्टम इतना मजबूत है, उसको ये भी पता है कि बैकअप पेपर वहाँ पर क्या है। अब ये जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोचिंग सेंटर के संचालकों की, पढ़ाने वालों की, अब ये गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन एनटीए के लोग भी उसमें कुछ जिम्मेदार है कि नहीं है। दूसरी बात ये अविनाश जी कि आखिर पेपर जिनसे बनवाया जा रहा है, क्या वो लोग कोचिंग संस्थानों के गेस्ट पेपर से उठाकर क्वेश्चन दे रहे हैं? खुद से वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और
वही फिर उनको बता भी दे रहे हैं कि हमने आपके उससे लिया। बहरहाल अब सीबीआई इसकी जांच करेगी, लेकिन जांच पर अगर भरोसा होता तो इतनी बड़ी संख्या में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक शहर की तस्वीर है और इसी तरीके से देश के तमाम शहरों से लगातार तस्वीरें आ रही है जहां लड़के सड़कों पर, छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि ये पेपर कोई पहली बार नहीं लीक हुआ है, कई बार लीक हो चुका है और केवल नीट का ही नहीं, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में फिर शिक्षा का और मेडिकल कॉलेज में जाने का, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का उनका सपना कैसे पूरा हो पाएगा जो 25-30 लाख रुपए में ले नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह कि लेने में सब लोग सक्षम नहीं है, तो परीक्षा आखिर 22-24 लाख परीक्षार्थी इसमें बैठते हैं, क्या कुछ होगा। एक बार सुनते हैं दिग्विजय सिंह, जो कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है शिक्षा पर बनी हुई, उसके वो चेयरमैन हैं, इस नीट परीक्षा को लेकर और जो पूरी शिक्षा प्रणाली जिस तरीके से काम कर रही है, शिक्षा मंत्री का जो कुछ उस पर बयान आया है, उन सब पर उन्होंने क्या कहा है, सुन लेते हैं उनको। कैंसिल हुआ, लीक हुआ, उसका एक बड़ा मामला है। आज एनटीए के चीफ को भी बुलाया गया है कि क्या किस तरीके से देखें। स्वाभाविक है कि जब 22 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये सब जानकारी लेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लगातार इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्तियां हो रही हैं, पेपर लीक और खासकर एनटीए के ऊपर सवाल कई सालों से खड़े हो रहे हैं। बात वही है, क्या कारण है जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं? इन सब बातों को हम लोग संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति से जो हम लोगों का मत होगा वो देंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाया। और ये भी है कि राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी वो भी कितनी लागू की गई, इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो शिक्षा पर जो इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि उसको इसलिए खारिज कर दिया कि वो विपक्षी नेताओं के नेता उसके चेयरमैन थे, इसलिए खारिज कर दिया। अरे भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर भूमिका होती है, वहाँ पर विपक्ष के नेताओं की रिकमेंडेशन खारिज नहीं की जाती हैं, उन पर विचार किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह, भले ही दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन थे, लेकिन उस समिति में बीजेपी के सांसदों का बहुमत था। हाँ, सबसे ज्यादा जो सांसद थे वो आपके मतलब पार्टी के ही थे। और जो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान है कि हमने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें बीजेपी के सांसदों की भी रिकमेंडेशन शामिल थी, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए कि भाई उसका चेयरमैन, क्योंकि भाई जो आमतौर पर क्रेडिट जो दिया जाएगा वो किसको मिलेगा, वो चेयरमैन को मिलेगा। चेयरमैन को क्रेडिट ना मिल पाए, कांग्रेस को क्रेडिट ना मिले, कांग्रेस के किसी सांसद को, इसलिए आपने उन जो रिकमेंडेशन की गई थी उनको लागू नहीं किया। और अब जिस तरीके से 25-25, 30-30 लाख के पेपर जो बेचे गए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें मेडिकल की जो फीस है, अब आप मान के चलिए एम्स में यदि कोई एक छात्र MBBS करना चाहता है तो पूरे 5-5.5 साल में उसका टोटल जो खर्चा होगा वो 2-2.5 लाख रुपए का होगा। और दूसरे सरकारी कॉलेज में भी यदि जाते हैं तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपके खर्चे की शुरुआत 1 करोड़ से होगी, यानी कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, और ये खर्चा कम बढ़ते हुए 2-3 करोड़ तक भी चला जाता है। तो ऐसे में लोग जो कोशिश करते हैं कि भाई 25 लाख 30 लाख में अगर पेपर मिल रहा है तो पेपर खरीद लिया जाए, ताकि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, फिर 2-5 लाख रुपए खर्च होंगे, आराम से उसका खर्चा निकल जाएगा। नहीं तो फिर निजी कॉलेज में आप 1.5 करोड़ रुपए, एक मीडियम क्लास का आदमी तो उस एक तरीके से उसका खर्चा उठा ही नहीं सकता है। तो ऐसे में नीट पेपर लीक के लिए तमाम तरीके से लोग वह खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं। जो पेपर माफिया हैं उनको ही पता है कि अगर इसका पेपर हम हाथ में आ गया तो फिर करोड़ों के बारे न्यारे हो जाएंगे।
मतलब जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा वो तो सब है ही, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर रात दिन मेहनत जो कर रहे हैं बच्चे दूसरे शहरों में, छोटे शहरों से जाकर बड़े शहरों में वहाँ पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, रात दिन की मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये युवा अपना साल 2 साल का समय वहाँ पर खर्च कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? और उसके बाद इस तरीके से जब पेपर 25-30 लाख में बिक जाएंगे और ऐसे लोग बिना पढ़े लिखे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे और पढ़ने लिखने वाले छात्र बाहर हो जाएंगे, तो फिर ये लाखों की संख्या में ये जो छात्र निकलेंगे, देश की व्यवस्था को लेकर इनके मन में क्या भावना रहेगी और किस तरीके से इनकी सोच विकसित होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो छात्र होते हैं 16-17 साल 18 साल के होते हैं, जो 12वीं पास करके तुरंत जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए वो यहाँ पर परीक्षा देते हैं, उसकी प्रवेश परीक्षा। और तो इन सारी चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन सस्ते में पा गया, कौन महंगे में पा गया, कितना वारा न्यारा कर रहा है, वो तो अपनी जगह है, वो तो भ्रष्टाचार का एक नमूना है ही। लेकिन ये लाखों की संख्या में जो छात्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत की वजह से इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं, बात तो यही है कि एक बच्चा जो पूरे साल मेहनत करता है और पता चलता है कि 2 नंबर 3 नंबर से वो चूक गया है जो कॉलेज वो चाहता था, और उसकी जगह मालूम पड़ता है कि एक बच्चा जो औसत है 50% 55% इसके मार्क्स आ रहे हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन वो टॉपर हो जाता है, उसकी रैंक पता चलता है टॉप 100 में आ जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि उसके पास तो पेपर आ गया, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनेंगे भी तो किस तरीके का इलाज करेंगे? ये एक दूसरा पहलू इसका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मतलब किस तरीके का इलाज करेंगे? अब जब जांच हो रही है तो पता चलता है कि एक परिवार ने पेपर लीक किया और उसकी लड़की मेडिकल में सिलेक्शन, नीट में उसका सिलेक्शन हो गया, 600 रैंक आ गई, जो मनचाहा कॉलेज मिल गया, लेकिन कॉलेज में अब जब वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम देती है तो पता चलता है उसको 30% मार्क्स आ रहे हैं। भाई एक तरफ तो आप 99 पॉइंट उससे भी ऊपर का परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, लेकिन जब कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट तो कम से कम होंगे। आप वहाँ एवरेज स्टूडेंट पर भी नहीं है, टॉपर की तो बात ही अलग है। तो ऐसे लोगों से अब आप इलाज करवाएंगे तो आप एक तरीके से लोगों की जान से भी खेल रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच हो, अब सरकार भले ही बोल रही है, लेकिन जांच का जिम्मा किसके पास में है? जिस पर आरोप लग रहे हैं, एनटीए के चेयरमैन पर सवालों के घेरे में, शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में। अब अगर एक दूसरे का बचाव, मतलब शिक्षा मंत्री उसी एनटीए का बचाव कर रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत अपना काम जो है बखूबी निभा रहा है, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसका काम क्या, इसको सरकार ने यही काम दिया है क्या कि आप लाखों रुपए में पेपर लीक कराइए, लाखों रुपए में पेपर बेचकर जो अमीरों के बच्चे हों उनको आप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दीजिए, और बाकी छात्रों को वो अपना 2 साल 3 साल तैयारी करें और उसके बाद वापस घर लौट जाए। बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति चल रही है उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तैयारी करे, साल भर तैयारी करे और उसके बाद वो घर लौट जाए। उसको जो मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, उसको जाना हो तो प्राइवेट कॉलेज में जाए या विदेश पढ़ने के लिए चला जाए। इंडिया में रह के उसको न्याय नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ना तो एनडीए के अंदर किसी पर कार्रवाई हुई है, शिक्षा मंत्री पर तो खैर कार्रवाई इस सरकार में हम तो कई बार बोल चुके हैं कि ये वो सरकार है कि मंत्री कितना भी बड़ा फेल साबित हो जाए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि विपक्ष और देश की जनता इस्तीफा मांग रही है। अगर प्रधानमंत्री को उससे कुछ नाराजगी होती है तो तुरंत हट जाएगा, लेकिन देश की जनता या विपक्ष की तरफ से यदि डिमांड हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी तो हम ये कहते हैं सुरक्षित हो गई है क्योंकि विपक्ष ने अब उनसे इस्तीफा मांग लिया है। अगर प्रधानमंत्री जी उनको हटाना भी चाह रहे होंगे ना तो अब वो नहीं हटाए जाएंगे, कम से कम साल भर के लिए। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। हाँ बिल्कुल, अभी उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है कि भाई विपक्ष ने डिमांड की है तो इसलिए अब हमें इन्हें नहीं हटाना है। भले हम इनको हटाने की पहले तैयारी कर रहे थे, अब क्या ये भी हो जाए कि धर्मेंद्र प्रधान को एक विभाग एक्स्ट्रा और मिल जाए कि भाई आपको हम एक विभाग और देते हैं ताकि विपक्ष को ही पता चल जाए नहीं हमारा ये बहुत योग्य आदमी है। पेपर लीक हुआ है और इतने बड़े आंदोलन के बाद भी ये आदमी टिका हुआ है, इसका मतलब बहुत योग्य आदमी हमारे पास में कि ऐसे ही योग्य इस सरकार में भरे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि अगर विपक्ष ने मांग लिया है, विपक्ष ने किसी पर सवाल उठा दिया है तो ये फिर उस मंत्री की योग्यता हो गई प्रधानमंत्री की निगाह में। लेकिन अविनाश जी, ये जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग, ये छात्रों का है। इस तरह से ये जयपुर की तस्वीरें हैं। छात्र पूरे देश में तमाम जगहों पर इस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके भविष्य
भविष्य का सवाल है और यहाँ उनका कुछ लग नहीं रहा है, यानी यहाँ पर सरकार से कुछ ले नहीं रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, केवल कॉलेज में एडमिशन के लिए वो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस प्रवेश परीक्षा में भी उनकी योग्यता को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पैसे लेकर भ्रष्टाचार यानी वहाँ पर चरम पर है। और जहाँ जयपुर में ही जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई है और कहा है कि सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा के मुद्दे पर इस तरह से जो चीजें हो रही हैं उन पर सरकार, प्रधानमंत्री का अभी तक एक भी शब्द का एक भी ट्वीट उस पर नहीं आया है, बयान तो छोड़ दीजिए। पहले देखते हैं ये जो विजुअल्स आए हैं, ये वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है जयपुर में और किस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों को, युवाओं को वहां रोकने की, वहां से भगाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद सुनते हैं टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं। पहले इस प्रदर्शन को देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से वहां पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। तो ये जयपुर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ उनको भगाने की कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं कैसे वहाँ पानी की बौछारें की जा रही हैं और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की, ताकि वो अपनी आवाज़ वहाँ तक न उठा सके। चूँकि आजकल विरोध का मतलब हो गया है, सरकार के खिलाफ विरोध का मतलब समझा जाने लगा है कि ये देश के खिलाफ, देश से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति दिखाई दे रही, छात्र यदि सड़क पर आता है तो पहले तो उसको धमकाया जाता है कि भाई आप लोगों का कैरियर तबाह कर देंगे यदि आप लोगों के खिलाफ एक FIR हो गई तो ना तो आपको कोई कॉलेज एडमिशन देगा, और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको डिग्री भी मिल गई है धोखे से, तो फिर आपको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर छात्रों पर डाला जाता है। लेकिन जब मामला हाथ से निकल जाता है तो हम देखते हैं कुछ छोटे मोटे लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ने भाई आप यानी किसको आप मास्टरमाइंड बना देते हैं, किसी को भी मास्टरमाइंड बना देते हैं, लेकिन बाद में जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो पता चलता है आपके पास में सबूत ही नहीं है। और अगर कोई कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती है तो फिर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, पता चला वो आदमी दुनिया में नहीं बचा है। यानी पूरी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से सरकार के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई विरोध न करे, कोई कुछ बोले नहीं और सरकार जो कुछ कर रही है, जैसे कर रही है उसको स्वीकार कर ले। और सबको ये बताने का दायित्व दे दिया गया है कि सरकार गलत कर ही नहीं सकती है। लेकिन अब तो उसी सरकार में ये हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, उस सरकार को पता भी नहीं चल रहा है। जब हंगामा होता है तब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और फिर पेपर लीक को लेकर फिर पेपर निरस्त होता है, दोबारा पेपर होता है। यही नहीं, यही पेपर कई बार पिछले सालों में भी लीक हो चुका है और इसके अलावा दूसरे तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है सरकार में, लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे वहां लाठी डंडों से उनको वहां से भगाने की कोशिश हो रही है, पानी की बौछारें उनके ऊपर की जा रही हैं। अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो क्या कह रहे हैं। सही नहीं आएगी। देखिए बीजेपी तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं, पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं।
तो शिक्षा मंत्री को चिंता नहीं, बता रहे छोटी मोटी बात है। तो निश्चित तौर पर ये छोटी मोटी बात है उनके हिसाब से। अगर 10 साल में 90 पेपर लीक हो रहे हैं, वो भी सरकारी आंकड़ों में, तो छोटी मोटी बात तो ही है। यहाँ अगर एक पेपर लीक हो जाए कभी तो वो इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। और यहाँ तो हर साल इसका मतलब कि पेपर लीक हो रहे हैं। और जो आपने बताया ही शुरू में कि ये तो वो है जिनको सरकार मान रही है कि लीक हो गए, जिन पर कुछ कार्रवाई हुई है। नतीजा कुछ नहीं निकला कि कार्रवाई किसके ऊपर हुई, किसको हटाया गया। एनटीए को खत्म करने की मांग लगातार की जा रही है। पहले तो जब ये बनी थी एजेंसी तभी इसका बड़ा विरोध हो रहा था। इसको खत्म करने की मांग की जा रही है, लेकिन उसको धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट दे रहे हैं। क्योंकि अगर उसको खत्म किया गया, उस पर कोई एक्शन लिया गया, तो सीधे तौर पर यह पता लगेगा कि उंगली उनके ऊपर उठनी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार सब अभी इसी पेपर के आप देख लीजिए, पेपर होता है 3 तारीख को और तुरंत ही खबर आ जाती है उससे पहले कि भाई, क्योंकि पीडीएफ तो करीब 15-20 दिन पहले से मार्केट में आ चुकी थी। लेकिन सरकार कबूल ही नहीं करती है कि भाई इस तरीके की कोई घटना हुई है। वो तो शुरुआत में सरकार की तरफ से यही कह दिया जाता है वो गैस पेपर था, वो पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा गैस पेपर जिसमें सेम टू सेम सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, 720 में से 600 नंबर के सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में, तो उसको हम गैस पेपर कैसे मान लें? क्योंकि जो गैस पेपर भी होता है उसमें आदमी बता देता है कि इस चैप्टर से इस तरीके का सवाल होगा, उस तरीके का वो सवाल नहीं होगा। लेकिन वहां तो ऑप्शन भी वही थे जो गैस पेपर में थे, ऑप्शन भी दाएं बाएं नहीं हो रहे थे। तो ऐसा गैस पेपर जिसने भी बनाया, हम तो ये कहते हैं, फिर तो उस बंदे का गैस पेपर पूरे भारत में वो लोग उसको ढूंढ रहे होंगे कि भाई कहाँ है वो आदमी गैस पेपर बनाने वाला। और ऐसा गैस पेपर जो 30-30 लाख रुपए में बिक रहा है। और जब मामला कोर्ट में पहुंचता हुआ दिखाई दिया, सरकार को दिखाई दे गया कि मामला कोर्ट में गया तो फंस जाएंगे, जवाब नहीं होगा, उसके बाद ये पेपर रद्द होता है। क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे गया था कि इस पेपर को आज कल परसों कभी भी सरकार को रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट से रद्द करेगा। सरकार इस मामले में किसी तरीके से नहीं बच पाएगी। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि पिछले साल का ही पेपर लीक था, उससे पहले वाला ही पेपर लीक था, जिनको तो अभी तक सरकार ने माना ही नहीं है कि भाई उस पेपर कोई लीक हुआ है। लेकिन जब आरोपी जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भाई पिछले बार हमने इतने पैसे में खरीदा था, इससे पहले इतने पैसे में पेपर खरीदा था। तो जब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार के दौर में कोई भी पेपर हो, वो पेपर लीक हुआ ही होगा। अब वो बात अलग है कि मीडिया में उसकी जानकारी समय पर नहीं आ पाई, भाई मालूम पड़ा 6 महीने बाद जानकारी आ रही है, तब तो उसका कोई मायने ही नहीं रह गया, क्योंकि लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल गए हैं और उसके बाद वहाँ मालूम पड़ा 1 सेमेस्टर की पढ़ाई भी हो गई है। तो अब उसके पीछे आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि अब दोबारा पेपर कराएंगे तो पूरा का पूरा 1 साल ही बर्बाद हो जाएगा छात्रों का। तो अब आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि अब आपने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिस तरीके से सरकार अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना दूर, अब धर्मेंद्र प्रधान ही लोगों को क्लीन चिट बांटते हुए फिर रहे हैं कि भाई इसकी गलती है। एनटीए को क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद तो तमाम यानी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसका मतलब कि वो उन्हीं के इशारे पर हो रही होंगी कि हाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद इसको किसी तरीके से इन पर लीपापोती कर दी जाए। अब उन टीचरों को, उन कोचिंग संस्थान के लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये उस लीक में शामिल थे। लेकिन वो कितना शामिल होंगे? जब तक आपके अपने सिस्टम का कोई व्यक्ति नहीं उसमें शामिल है, तब तक उनकी उसमें क्या उपयोगिता है? अभी तक एनटीए से संबंधित किसी की गिरफ्तारी हुई हो या उस पूरे लूप में जो पेपर बनने से लेकर और बंटने तक में रहा हो, अभी तक उसमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक तो ऐसा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं और आप दावा यह कर रहे हैं कि भाई इस कोचिंग वाले ने विज्ञापन दिया था कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हमको पैसा दीजिए और आपको गारंटी आपका हम सिलेक्शन करवाएंगे। भाई इतनी बड़ी गारंटी वो किनके बिहाफ पे दावा कर रहा है? वो तो पेपर सेटर है नहीं। सीधी सी बात, वो इतनी बड़ी गारंटी क्यों दे रहा है? और अगर वो इस तरीके का एड छाप रहा है तो सरकार को उससे तभी सवाल कर देना चाहिए कि भाई आप ये गारंटी कैसे दे रहे हैं कि आप सिर्फ पैसे दीजिए, आपकी योग्यता क्या है? आप 40% लेके आए हैं इंटरमीडिएट में या 50% लेके आए हैं, आप कैसे भी छात्र हैं, हम आपका एडमिशन करवाएंगे, नहीं तो आपके पैसे रिफंड। और जो वो संस्थान है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर नहीं है। जो दावे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटा इंस्टीट्यूट अगर कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं। और फीस भी मोटी ले रहा है। भाई यदि ये संस्थान मालूम पड़ा 2 लाख रुपए साल का आपसे ले रहे हैं, तो वो आदमी आपसे 15 लाख और 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो 10-15 लाख 20 लाख रुपए एक छोटा संस्थान चार्ज कर रहा है और गारंटी ले रहा है कि हम आपको पास कराएंगे, तो तभी सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए थी। और उस संस्थान में ऐसा नहीं है कि पहली बार वो काम कर रहा हो, वो बता भी रहा है कि पिछले साल भी हमारे यहाँ से लगभग 90-95% स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है।
तो कैसे सिलेक्शन हो रहा है इसकी जांच पहले से ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जब जो युवा हैं, छात्र हैं, सड़क पर उतर आए हैं और सरकार की गर्दन फंसी हुई है, अब अपने लोगों को तो आप पकड़ नहीं सकते, इसीलिए आप छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं कि इनके ऊपर पूरा का पूरा दोष ठहरा दिया जाए। जैसे हमने देखा था कि मोरबी में ब्रिज गिरा था, तो आरोपी कौन बने थे? भाई जो कंपनी थी उस कंपनी को आपने छोड़ दिया और आपने वहां के सिक्योरिटी गार्ड, टिकट काटने वाले, घास छीलने वालों लोगों को आरोपी बना लिया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिनकी जिम्मेदारी थी? तो वही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं, एनटीए में किसी पर कार्रवाई नहीं है, सरकार के अंदर कोई कार्रवाई नहीं है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिनको लेकर छात्रों में आक्रोश बना हुआ है, उनको लेकर कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा करने को ही तैयार नहीं है। एक ट्वीट तक नहीं आया। वही बात वो कह रहे हैं, अभी जो टीकाराम जूली को हम लोग सुन रहे थे, कह रहे हैं कि एक शब्द उस पर नहीं बोले, और यहाँ के राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तो छोटी मोटी बात है। तो बिल्कुल उनकी निगाह में ये छोटी मोटी बात है। हाँ, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये 22 लाख उन परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है जो इस परीक्षा की तैयारी में रात दिन एक किए रहते हैं, और कम से कम उनको तो ये देखना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि ये छोटी मोटी बात है और इस तरह की बातें होती रहती हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये छात्र जब सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी बात कहने के लिए कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी को पता लग जाए कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो उनको वहां से भगाने की कोशिशें हो रही हैं, जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये है, अब इसको लेकर जगह जगह तमाम शहरों में, देश के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आज जयपुर की ये तस्वीरें हैं। और यही अब प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा से लौट कर आ रहे हैं तो उनकी अपील का, पेट्रोल बचाने, डीजल बचाने, कम तेल खाने, इन सब की अपील का असर ये हो रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, वो सड़कों पर खड़े हो गए हैं कि अब हम चलेंगे ही नहीं। महंगाई हो रही है। 2 बार उनके जाने के दौरान जब वो विदेश यात्रा पर थे तो 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें भी हम लोग देखेंगे और क्या लोग कह रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये परिस्थितियां अचानक कैसे आई, ये विपक्ष पूछ रहा है, बताने वाला, जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहाँ आप देखिए, मतलब जो चाहे ट्रक हो चाहे टैक्सियाँ हो, वो सब सड़क किनारे खड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि वो इनसे बातचीत भी करेंगे। सरकार बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। यही हालत प्रदर्शन के मामले में हम देख रहे हैं। वो तो जो हम विजुअल देख रहे हैं वो एक, उसमें एक अच्छाई भी दिखाई दे रही है। इतनी गर्मी में आप पानी की बौछार कर रहे हैं, छात्रों को ठंडक पहुंचा रहे हैं ताकि वो खड़े रहें। मतलब प्रशासन भी एक तरीके से देखा जाए छात्रों के साथ वहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, टैक्सी चालकों की स्ट्राइक बनी हुई है। आपने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी लेकिन उनका चार्ज नहीं बढ़ाया। आपने ग्रीन टैक्स के नाम पर तमाम टैक्स बढ़ा दिए हैं कि भाई और लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन इसका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है ये कभी नहीं बताया जा रहा है। कि अब बाद में पता चलता है कि ग्रीन टैक्स के नाम पर आपसे जो चार्ज वसूल किया गया है उसको आपने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी डिपार्टमेंट को दे दिया पैसा। तो फिर आप टैक्स किस चीज़ के लिए वसूल कर रहे हैं? भाई जिस चीज़ के लिए आप टैक्स वसूल कर रहे हैं वो काम भी तो कीजिए, और काम फिर दिखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। जो भी चीज़ दिखने की, मतलब पारदर्शिता की कोशिश होती है तो सरकार की तरफ से एक नया कानून बना दिया जाता है कि भाई ये जवाब हम नहीं देंगे, ये आरटीआई के दायरे से हम इसको बाहर करते हैं, इसको फलाना कर देते हैं, इसके लिए हम नया कानून बना देते हैं। तो तमाम हर चीज़ को दबाने और छुपाने की कोशिश हो रही है। अब दिल्ली में, एनसीआर में इस समय जिस तरीके से लोग वाग परेशान हो रहे हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ऑटो और टैक्सी वगैरह साइड लगा दी गई हैं कि उनकी 3 दिन की स्ट्राइक है। और हमें नहीं लग रहा है कि 3 दिन की स्ट्राइक को सरकार इस स्ट्राइक को बंद करने की कोशिश भी करेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है कि भाई डीजल और पेट्रोल बचाइए, घर रहिए। अगर आपको कहीं जाना भी है ना तो फिर सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि आप जा ही ना पाएँ। तो आप जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं? आपके जो मंत्री हैं, फोटो शॉप तो उनका हो जाता है, साइकिल पर चलते हैं या 2 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपके कैमरे वहाँ से हटते हैं तब देखते हैं कि काफिला तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कुछ तो इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं कि 150-200 गाड़ियों के काफिले लेकर अभी भी बीजेपी के लोग चल रहे हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके लिए वो शक्ति प्रदर्शन है।
अरे अभी बिहार के एक मंत्री का हम देख रहे थे कि 10 गाड़ियों के काफिले के साथ वो जा रहे थे और बाकायदा उसके विजुअल सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देखिए, तस्वीर खिंचा रहे हैं कि वो बहुत उनका काफिला कम हो गया है, लेकिन जब जा रहे हैं, निकल रहे हैं तो वो तस्वीरें, यानी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के लिए दूसरी आ रही है और वास्तविकता में दूसरी, यानी पूरी तरीके से ये एक नाटक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, यानी उनकी अपील का उनके नेता ही इसका मजाक उड़ा रहे हैं। पब्लिक तो यही समझेगी क्योंकि पब्लिक में उसका कोई असर नहीं है। नहीं, आप सड़क पर देख लीजिए कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है। आप हालत ये है कि लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हर जगह सुबह के टाइम पर आप बिल्कुल ट्रैफिक जाम मिलता है। दोपहर के समय तो इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है तो लोग कम निकलते हैं, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक में भी राहत होती है। लेकिन सुबह और शाम प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसके वास्ते सड़कों पर ट्रैफिक कम होने की जगह ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब वो आज स्ट्राइक हो गई है तो इसलिए कुछ ट्रैफिक को आपको कम भले ही दिखाई दे जाए, लेकिन कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बार देखते हैं, कुछ लोग उस पर उनको सुनते हैं कि क्या हो रहा है, इस हड़ताल का उनके ऊपर क्या असर है और क्या आगे, चूंकि ये 3 दिन की चेतावनी दे रखी है, हड़ताल की घोषणा कर रखी है ट्रक ड्राइवर्स ने, टैक्सी ड्राइवर्स ने, ट्रक ऑपरेटर्स ने, उसको लेकर अब क्या ये कीमतें घटने की तो नहीं है, आगे की किस्तें जो बढ़ने वाली हैं वो बढ़ती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आम लोग। बहुत बुरी कंडीशन है अभी, एक हफ्ते से बहुत बुरी कंडीशन है। जो पहले रेट मिलते थे वो आज की डेट में रेट नहीं है। 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक 30 रुपये किलोमीटर रैपिडो दे रहा था, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहिए तो दिखा सकते हैं, पर किलोमीटर का। और आज की डेट में 15 रुपये मिल रहा है, 16 रुपये मिल रहा है। क्या करेगा ड्राइवर लोग, बताओ मेरे को, कैसे क्या होगा? तो सरकार ने 20, 21 और 22, अब इसका मेरे पास सजेशन तो कोई भी नहीं है, बट मेरे पास वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि भाई 21, 22, 23 हड़ताल है। अभी देखो क्या होता है। अभी मेरे अकेले करने से तो हड़ताल होगी नहीं, जब सभी भाई लोग एक साथ खड़े होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो सुबह से सवारी मिली है आपको? कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग खड़ा हूँ 5 बजे से। धन्यवाद। तो हड़ताल है, हड़ताल की वजह से लोग भी अब थोड़ा सा अलर्ट मोड में हैं, नहीं जा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं टैक्सी ड्राइवर हैं कि क्या करें, उनके सामने भी रास्ता ये है कि अगर वो किराया नहीं बढ़ाते हैं तो वो फिर काम कैसे चलेगा, किराया बढ़ाते हैं तो फिर सवारियां उसका विरोध कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर आम आदमी के सामने विकट स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार वो उन चीज़ों का पूरा मखौल उड़ा रहे हैं। संकट की बात भी कह रहे हैं कि संकट की स्थिति है, लेकिन उस संकट की स्थिति में ये कह रहे हैं कि ये संकट आम लोगों के लिए ही है, हम लोगों के लिए नहीं है। देखिए, संकट की बात जो है भाई, 28 फरवरी को जंग शुरू होती है। संकट तो तभी से खड़ा हो गया था, लेकिन 2 महीने तक 40 दिन जंग चलती है, देश में कोई संकट नहीं था। सरकार के क्या बयान आ रहे थे कि भाई एलपीजी का भरपूर स्टॉक है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, हमारे पास 90 दिन का स्टॉक है। चुनाव खत्म होने तक 90 दिन का स्टॉक बना रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही पता चलता है कि आपका स्टॉक तो सूखने लगा है पूरी तरीके से, बहुत भारी संकट आने वाला है। जिस समय सीज फायर चल रहा होता है उस समय देश में संकट बना होता है। अगर अभी चुनाव चल रहा होता तो क्या संकट इस समय भी बना होता? इस समय कोई संकट नहीं दिखाई देता, सिर्फ चुनाव का संकट होता है सरकार के सामने, और कोई बड़ा संकट नहीं होता। बाकी का जिस तरीके से अभी स्ट्राइक 3 दिन की है, ये स्ट्राइक इसलिए जरूरी है ताकि जैसा आपने बोला कि किस्तों में पैसे बढ़ने हैं। जो तेल कंपनियां हैं उनकी तरफ से 15 रुपये बढ़ाने की डिमांड हो रही है कि 15 रुपये बढ़ा दीजिए। अब या तो 15 रुपये मोदी जी बढ़ाएं, या आपने जो 40-45 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, मनमोहन सिंह के समय पर तो 10 रुपये भी नहीं थी वो ड्यूटी, या तो आप उस ड्यूटी को कम करें। भाई अब कम करते हैं तो फिर सरकार के खर्चे कहाँ से चलेंगे? क्योंकि जिस तरीके की आपकी आर्थिक नीतियाँ हैं, मनमोहन सिंह के दौर में जो आर्थिक नीतियाँ थी वो पैसे जो थे वो दूसरी मद से आ जाते थे। देश का जो विकास हो रहा था उस लेवल से लगातार विकास हो रहा था, तो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या तमाम चीज़ें हो, तो सरकार का काम बिना तेल पर टैक्स लगाए चल रहा था। लेकिन जब से आपकी 12 साल सरकार आई है, उद्योग धंधे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। सरकार का जो मुख्य खर्चा है वो डीजल पेट्रोल पर आपने कहीं सेस लगा दिया, कोई टैक्स लगा दिया, 10 रुपये से बढ़ाकर आप 45-50 रुपये तक ले गए उसको। अब अगर उसे कम करते हैं
तो सरकार को खर्चे में दिक्कत हो जाएगी, और कम नहीं करते हैं तो तेल कंपनियां कह रही हैं भाई 15 रुपए बढ़ाइए इस समय। ये बिल्कुल, यानी आपका तेल कंपनी, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है ना कि जब यहाँ पर जब चूंकि जो क्रूड ऑयल है 110 रुपए 110 रुपए कह रहे हैं, $110 पर बैरल पार कर गया है, यानी लेकिन वो जब 60-70 पे था, 60-65 पर था, तो आपने कोई आम उपभोक्ताओं को तो उसका फायदा दिया नहीं। अब तेल कंपनियों को फायदा कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि घाटा है, उनको फायदा कम हो रहा है, तो उनके कम फायदे को आप पूरा करने के लिए आम लोगों पर इतना बोझ डाल रहे हैं और अभी आगे भी बोझ डालते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी मार ऐसे ही आम लोगों पर पड़नी है। और वो आम लोग यानी चाहे जो ट्रक ड्राइवर है, चाहे टैक्सी चालक हैं, वो सड़कों पर उतरने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ छात्र जो है वो शिक्षा की हालत ये हो गई है कि शिक्षा में एक से एक नए नियम लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं अविनाश जी, तो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप इस तरह के चीज़ें लाएंगे कि लोगों को अनुशासित रहना, अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में अनुशासन का भी एक शिक्षा में हर लेवल पर अनुशासन का एक तरीका बना हुआ है। वहाँ उनको थोड़ी आज़ादी भी होती है, सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित की जाती है। छात्र संघों को बंद ही कर दिया गया है हर जगह। तो ये इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली, जहां आपको दायित्व बताए जा रहे हैं, कर्तव्य बताए जा रहे हैं और अधिकार भी आपके हैं संविधान में, उससे आपको दूर किया जा रहा है, वो उस तरह की शिक्षा प्रणाली विकसित करने की कोशिश की जा रही है। छात्र जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है, क्योंकि जिसमें वो सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल एडमिशन के लिए वो परीक्षा दे रहे हैं। वो परीक्षा चूंकि सरकार करा रही है, इसलिए सरकार उस परीक्षा को लीक होने पर निरस्त कर देती है और उसके खिलाफ उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि कम से कम जिस परीक्षा के लिए हमने हज़ारों रुपए भी दिए हैं, हर परीक्षा में फॉर्म की कीमतें हज़ारों रुपए में वसूली जाती हैं, वो दे रहे हैं, उतने पैसे देकर सालों साल अपना समय बर्बाद कर आखिर में उनको मिलता क्या है। और जब सड़क पर उतर रहे हैं तो तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि कैसे उनको पुलिस वहाँ से भगा रही है, मार पीट रही है, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाल रही है, छोड़ रही है ताकि वहाँ से वो भाग जाए। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और राजस्थान में वहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सचिन पायलट, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वही प्रदर्शनकारियों की तस्वीर शेयर करते हुए एनएसयूआई के छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लिखकर वो ट्वीट कर रहे हैं वो कि आखिर ये छात्र और करें क्या। नीट सालों साल वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं और जब परीक्षा हो रही है तो उस परीक्षा का पेपर ही लीक हो जा रहा है। एक बार देखते हैं सचिन पायलट के ट्वीट को क्या लिखा है उन्होंने, और ट्वीट देखेंगे और क्या ये जब छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। नहीं, जहाँ तक जाए तो कहाँ जाए ये जो, तो आप ये देखिएगा, ये अभी तो प्रदर्शन कुछ दिनों से शुरू हुआ है, ये सरकार 2, 4, 10, 15 दिन के प्रदर्शन पर इसके कान में जुग नहीं रखती है। हमने देखा है कि किसानों ने आंदोलन किया था, उनका प्रदर्शन 1 साल चला था, और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं आता तो प्रदर्शन 1 साल और चलता, फिर वो लोकसभा चुनाव के समय खत्म होता। सरकार की कोशिश तो यही होती है कि आप थक हार कर कि भाई स्टूडेंट कितने दिन तक प्रदर्शन करेंगे, अगले महीने पेपर है, पेपर देने तो जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये पेपर तो निरस्त हो चुका है। तो अब जब उस पेपर के से देने के लिए जाएंगे, तैयारी करेंगे, तो जो सरकार मान के चल रही है कि स्टूडेंट 1 महीने से ज़्यादा मैदान में टिक नहीं पाएगा, तो इसीलिए कोई सुनवाई नहीं चल रही है। लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है वो गुस्सा जरूर इस सरकार पर फूटेगा। जब जैसे आपने बोला कि काफ़ी फीस लगती है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए 3000-4000 रुपये फीस भरते हैं, ये खाली फीस का मुद्दा ही नहीं है। अब आप ये बताइए, अब किसी छात्र को आपने मुंबई उसका सेंटर डाल दिया है, तो अब उसको मुंबई जाना भी है, होटल भी बुक कराना है, तो तमाम उसके साथ में दिक्कतें हैं कि भाई एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। आप तो एहसान लाद रहे हैं कि अब दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब आप दोबारा फीस लेने की भी हिम्मत दिखा रहे हैं। हाँ, आप ही बताना तो ही चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से बयान आया है कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, अरे भाई उसके होटल का पैसे वापस करवा दीजिए। आप ये बोलिएगा कि छात्र सिर्फ अपना वो प्रवेश पत्र दिखाए कि भाई इस शहर में उसको एग्जाम देने जाना है, रेलवे का उसका टिकट फ्री कर दिया जाएगा। वो जाए भाई होटल में जाए और बताए कि भाई हमको रूम चाहिए, सरकार पैसे देगी, आप ऐलान कीजिए ना। वो पूरा का पूरा पैसा तो 22 लाख स्टूडेंटों के जेब से निकलना है। भाई आपने हर जगह सेंटर तो बना नहीं रखे हैं, और आमतौर पर जो सेंटर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं।
सेंटर कम पड़ जाते हैं तो आप दूसरी जगह पटक देते हैं। ये तमाम पिछले साल से लगातार ये छात्रों की शिकायत भी रही है कि भाई उन्होंने सेंटर मांगा था, पता चलता है कि भाई हमने लखनऊ सेंटर मांगा था और वो सेंटर मिल गया, उसको मंडी मिल गया, हिमाचल मिल गया उसको, अब बेचारे को 2 दिन पहले भागना पड़ेगा हिमाचल के लिए। तो ये जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कौन देगा? वो तो उसकी जेम से ही चला गया ना, अब दोबारा नीट का पेपर दोबारा फिर देने के लिए जाएगा। अब आपने उसके बाद सारे खर्चे तो होने, सबसे बड़ी बात तो उसका जो समय बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए इसी में कुछ के पेपर ऐसे हुए हों कि वो सिलेक्ट हो सकते थे, दोबारा ना हो सके, और सबसे बड़ी बात तो अविनाश जी ये कि आप कौन सी गारंटी है कि दोबारा लीक नहीं होंगे? यहाँ तो आपका जो बैकअप तैयार कर रखा है उस तक के बारे में पता है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है ऐसा लगता है कि उसकी कहीं कोई कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी शिक्षा मंत्री की निगाह में बिल्कुल पाक साफ है, सारी गलती उन लोगों की है जिनका इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल लिख रहे हैं सचिन पायलट की 23 लाख छात्रों की मेहनत और भविष्य पर पेपर लीक ने पानी फेर दिया, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में छात्रों ने पेपर लीक से निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। एनएसयूआई की मांगें साफ हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सी मांग पूरी होगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो जिसकी जवाबदेही है वो तो सबको क्लीन चिट बांट रहा है। आप जिससे इस्तीफा मांग रहे हैं वही बता रहा है कि कौन सही है कौन नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किसने ये पेपर लीक करवाया। भाई आप ये भी पता करवा लीजिए फिर। नहीं, जवाबदेही के मामले में तो प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं कि भाई जो आदमी परीक्षा पर चर्चा, हर परीक्षा पर चर्चा होती है, नीट मामले में भी आपने चर्चा कर ली, लेकिन लीक मामले में भी कर लीजिएगा कि भाई जो लीक हो रहे हैं पेपर, चाहे नीट का मामला हो या तमाम भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर जिस तरीके से लीक हो रहे हैं। नौकरियों के पेपर तो अलग मुद्दा है, उसमें किस तरीके से गेटिंग सेटिंग चलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ आप एक भर्ती परीक्षा का पेपर अगर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं तो आप नीट को ही भंग कर दीजिए, जिस तरीके की डिमांड तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं। अभी तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विजय ने कहा ही है कि भाई आप फिर जो मार्क्स के आधार पर जो नंबर पा रहे हैं 12th में बच्चे, उसी के आधार पर आप उनको एडमिशन दे दीजिए। भाई कोई ना कोई ऐसा फुल प्रूफ या तो आप तरीका डेवलप कीजिए। अब अगले साल होगी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा कितनी फुल प्रूफ है वो भी पता है जितनी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। और दूसरी बात ये, इतने संसाधन आप कहाँ से लाएंगे? आप फिर प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें अपना प्लेइंग करेंगे, अपना खेल खेलेंगे उसमें। अब जैसे बात की है कि भाई आप जो सीबीएसई के या लोकल बोर्ड के एग्जाम के हैं उनके नंबर के आधार पर कर दीजिएगा, तो लेकिन क्या वो परीक्षा भी सेफ है? रूबी राय जैसे लोग अगर टॉप करेंगे तो वो डॉक्टर भी वैसे ही बनेंगे। बिल्कुल। वो अब चूंकि बोर्ड के एग्जाम तो पहले से ही सवालों के घेरे में रहते हैं, तमाम राज्यों के बोर्ड्स के एग्जाम। बहरहाल इसको लेकर अगर सड़कों पर उतरे हैं छात्र तो निश्चित तौर पर सोचना होगा सरकार को, और सरकार को इस सोच में विपक्ष को भी साथ लेना होगा। जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दे रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उस कमेटी के चेयरमैन वो विपक्ष के नेता हैं। हद, मतलब ये तो गजब का लोकतंत्र विकसित कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। बहरहाल इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं गोविंद डोटासरा, वो क्या कह रहे हैं एक बार उनको भी सुनते हैं। देखिए 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोरी ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गए आप तो इस्तीफा लेके रहेंगे। तो ये जिद पर अड़े हैं कि हम इस्तीफा लेकर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल प्रधानमंत्री ही ले सकते हैं। मतलब इस्तीफा तो खैर वो राष्ट्रपति को भेजेंगे, लेकिन उनको हटाने का, उनको नियुक्त करने का अधिकार प्रधानमंत्री का ही है। और अविनाश जी कह रहे हैं कि ये तो उनका जो प्रोफाइल है, उनका बायोडाटा है, वो बायोडाटा उनका और स्ट्रांग हो गया है क्योंकि विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। बहरहाल अब क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी किसी की तय करते हैं
या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष और जो छात्र हैं वो सड़कों पर आंदोलन लगातार कर रहे हैं और अभी उनका कहना है कि वो करते रहेंगे। इधर बात कर लेते हैं आज पश्चिम बंगाल की उस फाल्टा विधानसभा सीट का, जहां फिर से मतदान कराए जा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का कितना भी बड़ा गढ़ रहा हो, लेकिन चुनाव के नतीजे पहले से ही मालूम है। और तब और ज़्यादा नतीजे स्पष्ट हो गए जब टीएमसी के कैंडिडेट ने अपना नाम ही वापस ले लिया, कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। 2011 से ये सीट जो फाल्टा सीट है, इस पर टीएमसी का कब्जा था और जीत का जो अंतर भी होता था वो कोई छोटा मोटा अंतर नहीं रहता था, कम से कम 15% का अंतर रहता था। विनिंग मार्जिन 40-50 हज़ार से मिनिमम रहता था टीएमसी का, तो टीएमसी के लिए बहुत आसान सीट थी। इस बार भी रहेगा अविनाश जी, देखिएगा जो जीत और हार का मार्जिन है इससे कम नहीं होने वाला है। नहीं, आप कम की बात कर रहे हैं, दावे तो 1 लाख के चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया है कि कम से कम 1 लाख वोटों से हम ये सीट जीतेंगे, इससे कम से नहीं जीतेंगे। और जीतना भी नहीं चाहिए। जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, चुनाव आयोग जो अपनी कर्तव्यनिष्ठ भूमिका को निभा रहा है जो विपक्ष के मुताबिक, उस लिहाज से उसको 1 लाख से कम से जीतना भी नहीं चाहिए। और मतदान भी ठीक ठाक हो रहे हैं, मुझे लगता है 50% के करीब मतदान हो चुका है अब तक। 11:30 बजे तक के आंकड़े भी चुनाव आयोग ने दिए हैं। अभी तो 1 बजने वाला है, जो आप बोल रहे हैं 50%, संभवतः 50 नहीं, इस समय तो वो 60% भी क्रॉस कर गया हो। लेकिन जो चुनाव आयोग ने 11 बजे तक के आंकड़े दिए हैं, उन 11 बजे तक के आंकड़ों में 42.83% वोटिंग हो चुकी है। यानी सिर्फ 4 घंटे में 43% वोटिंग हो गई है। और अब तो 6 घंटे बीत चुके हैं, तो इस हिसाब से जो है लगाया जाए अंदाजा, तो करीब 62 से 65% के बीच में अब तक वोटिंग हो चुकी है। और फाल्टा में जो पिछली बार वोटिंग हुई थी, तकरीबन 90% वोट डले थे, इस बार शायद 95% से भी ऊपर वोटिंग हो जाए। और इसके लिए चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र होगा कि भाई वो 95 और 100% हो, कहीं ऐसा ना हो 100% से भी ऊपर निकल जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बाहर से तमाम लोग वोट डालने के लिए बुलाए गए हैं, अब उनके वोट हैं कि नहीं है ये दूसरा मुद्दा है। क्योंकि जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं जाकिर खान, वो तो पहले से ही मैदान से हट चुके हैं। और मैदान से हटे क्यों नहीं, ये तो बीजेपी की सरकार के जो मुखिया शुभेंदु अधिकारी, वो जाकर लगातार जिस तरीके से चैलेंज दे रहे थे कि भाई जो पुष्पा डकैत कहाँ गया, 24 तारीख आने दो, इसका केस तो हमने अपने हाथ में ले लिया है। भाई आप सीधा जाकर धमकी दे रहे थे कि अगर चुनाव मैदान से नहीं हटते हो तो 24 तारीख के बाद ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बन जाएंगे, सरकार में तो हम ही रहेंगे, सीएम हम ही रहेंगे। और इस बात की गारंटी तब भी नहीं है कि अगर वो मैदान से हट गए हैं तब भी जो कुछ उनको धमकी दी जा रही है उसको यानी वो साफ रहेंगे। उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के यहाँ किस तरह से बुलडोज़र कार्रवाई, गिरफ्तार करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन चलते चलते अविनाश जी जरा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कैबिनेट की। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से जब लौट कर आए हैं, अब क्या इसमें कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कुछ बातचीत होगी? कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी सबके ट्वीट चेक करेंगे कि किसने किसने साइकिल की सवारी की है? क्या कुछ होने वाला है आज की बैठक में? ये तो कहा जा रहा है कि करीब ये जो बैठक है ये कम से कम 4-5 घंटे या उससे भी बड़ी चल सकती है। तो जिस तरीके से आपने बोला है कि ट्वीट चेक होंगे या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार तो काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है। और जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तब ये चर्चा होती है कि लौट कर आएंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और अब तो क्योंकि अब यूपी का चुनाव सामने आ गया है, पंजाब का भी चुनाव होना है। पंजाब में तो अब तक इनके पास में विधायक मंत्री सांसद होते नहीं थे, अब तो बहुत सारे सांसद आ गए हैं। लगभग अब तो जो जितने सांसद पंजाब के हैं उसमें इनका 40-50% हिस्सा हो गया है। तो अब वहाँ से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ चुनाव होता है तो मंत्रिमंडल विस्तार में वहाँ के का प्रतिनिधित्व अचानक बढ़ जाता है मंत्रिमंडल में। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात वही है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर किस किस मंत्री ने ट्वीट किए हैं, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। और जिसके ट्वीट दिखाई देंगे कि भाई आपने इस जो विदेश यात्रा प्रधानमंत्री की उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है और कहीं नीट पीट का कोई ट्वीट हो गया होगा तो वो तो नपी जाएगा वैसे सीधा। ये भी देखेंगे कि वो मेलोनी वाला जो ट्वीट था वो कितने लोगों ने शेयर किया है। मुझे लगता है कि इस पर भी रहेगी प्रधानमंत्री की निगाह और उसके नंबर बढ़ेंगे उसमें। बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर जो मंत्री है उसके विभाग की जानकारी लेंगे। विभाग के साथ में जो मान के चलिएगा कि सबसे बड़े जो जानकारी जो होती है उसका सोशल मीडिया अकाउंट ही होता है।
उसी से पता चलता है कि वो मंत्री कितना ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप जमीन पर भी एक्टिव मान लिए जाएंगे, और अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो बीजेपी में तो आपको टिकट भी नहीं मिलता है लोकसभा विधानसभा। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री इस बैठक जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या इसमें कोई बड़ा फैसला होता है, क्या कुछ होता है, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कुछ बात होती है, नहीं होती है, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है जिसको लेकर विपक्ष मांग कर रहा है, सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्र जगह जगह उतरे हुए हैं, वो ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है। इस पर भी चूंकि मांग हो रही है तो क्या उनकी मांग को स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री, तो रहेगी इन सब पर निगाह। लगातार आप बनाए रखिए नज़र, डीबी लाइव के साथ बने रहिए। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।